गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा, बताना एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या, बताना एक बार। यस, चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। बातें बंद भाई, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। तो कल अपन ने पढ़ा था कि इसके चैप्टर के अपने 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 डील करता था पब्लिक ऑफर से और पार्ट 2 डील करता था प्राइवेट प्लेसमेंट से। कल अपन ने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 270, याद आ रहा है क्या बेटा। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू किया गया है, याद आ रहा है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी इसमें इंक्लूडेड है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट करते हो कि हमारी इन्वेस्ट जो है ना सिक्योरिटीज इनमें इन्वेस्ट करो, उसे प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो ये अपन ने लिया था। और इसने अपन सेक्शन नंबर 26 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 26 में अपन ने पढ़ा क्या कंटेंट्स होते हैं। वो सभी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आपको देनी है जो सेबी ने बताई है इन कंसल्टेशन विद सीजी, याद आ रहा है। इट शुड बी डेटेड एंड साइंड, और डेट कौन सी ली जाएगी। प्रोस्पेक्टस किस दिन को इशूड माना जाएगा बेटा, द डेट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, डेट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। इस पे साइन होना चाहिए, कौन साइन करेगा, डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर्स और देयर अटॉर्नीज, याद आ रहा है। एक्सपर्ट का ओपिनियन आप तब नहीं लगाओगे जब वो किससे जुड़ा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी से जुड़ा है तो नहीं लगाओगे। अब कब लगा सकते हो, व्हेन इट इज नॉट एंगेज्ड इन योर फॉर्मेशन, उससे अपनी कंसेंट दी है और अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। कवर पेज पे 2 बातें बतानी थी, कौन कौन सी। एक कॉपी हम आरओसी को दे चुके हैं एंड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर अटैच्ड विद इट। इतना याद आ रहा है क्या, बताओ। ठीक है, तो एक बार आईसीआई भी ओपन अप करते हैं बेटा अपन। ये देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है पेनल्टी के बाद पेज नंबर 3.10 पे, ये आप खुद कर लेना, इजीली आपसे हो जाएगा कि अगर प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपने आरओसी के पास फाइल नहीं की तब तक वो आप क्या है पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। पब्लिक में इशू करने से पहले एक कॉपी किसके पास जानी चाहिए, आरओसी के पास फाइल होनी चाहिए। इसके बाद आ रहा है डीमर्टलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये मैं आपको लिखवा के कराऊंगी बाद में। अभी अपन क्या करने जा रहे हैं, देखो इसमें एक टॉपिक आ रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, आ रहा है। पेज नंबर बताऊं तुम्हें,
3.15 3.15 है क्या? एक मिनट, 14 3.14। इसमें एक आ रहा है टॉपिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई है कि प्रोस्पेक्टस के लिए आप जो भी एडवर्टाइजमेंट दोगे उसके अंदर आपको कुछ कंटेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के देने पड़ते हैं। आपको याद आ रहा है एमओए के कंटेंट पढ़े थे फाउंडेशन में? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कुछ याद आ रहा है? तो अब इसमें क्या बताया, आपको बताना पड़ता है, देखो, वेयर एनी एडवर्टाइजमेंट of any prospectus of a company is published in any manner, it will be necessary to specify content of memorandum। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज जाता था ना मेमोरेंडम में? क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट। लाइबिलिटी क्लॉज होता था मेमोरेंडम में, लाइबिलिटी बताओगे मेंबर्स की कहां तक है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है तो वहां पर होती है अनपेड अमाउंट या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। याद आ रही है चीज? तो लाइबिलिटी के बारे में फिर नेम ऑफ द सिग्नेटरीज एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर रेडी, ये दोनों चीजें कहाँ आती थी बेटा? एसोसिएशन क्लॉज में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आती थी ना। तो ये बातें भी आपको बतानी है। और कैपिटल क्लॉज में बताते थे ना कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बस ये कहना चाहता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देंगे प्रोस्पेक्टस का तो उसके अंदर जरूरी है कि आप एमओए के कंटेंट्स को स्पेसिफाई करो। बेसिकली ऑब्जेक्ट बताना है आपको, लाइबिलिटी बतानी है, कैपिटल बताना है और एसोसिएशन क्लॉज के बारे में बताना है। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ। तो आज एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रही हूं, देखो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। स्टार्टिंग करेंगे अपन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले समझ लो बेटा। अब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्ट, समरी। तो क्या होता है, 500 पन्ने का बल्कि डॉक्यूमेंट एक इन्वेस्टर नहीं पढ़ेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस 500 पन्नों को 50 पन्नों के अंदर कंप्रेस कर दिया। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, सेलिएंट फीचर्स है, वही आपको यहाँ पे बतानी है। तो उसको क्या बोला जाता है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस की सारी सेलिएंट या इंपॉर्टेंट फीचर आप उसमें मेंशन कर दो और उसको किसके साथ अटैच करना है? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है कि इन्वेस्टर वो तुम्हारा पूरा प्रोस्पेक्टस तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कम से कम जो जरूरी वाली चीजें उनको तो रीड आउट कर ले। समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ। तो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जुड़ा हुआ होता है, कंपलसरी है ये चीज। देखो क्या लिखा है इसमें, मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टस इन शॉर्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको संक्षिप्त, शॉर्ट, कंप्रेस्ड, ठीक है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगा हुआ होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर उसको देख के डिसाइड कर सके कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? बताओ। इसके बाद में आ रहा है बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए वैलिड है ये। शेल्फ मतलब होता है टाइम पीरियड, शेल्फ लाइफ होती है इसकी। और वो शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 ईयर। शेल्फ लाइफ कितनी है? मैक्सिमम 1 ईयर लिखा हुआ भी है, देखो, वैलिडिटी पीरियड इज 1 ईयर। कई बार ऐसी कंपनीज होती है बेटा जिनको लगातार फंडिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज वगैरह जो हुई, बैंकिंग कंपनीज हुई, इनको लगातार का काम ही क्या है? लोगों को पैसे उधार देना। तो इनको फंडिंग की नीड पड़ती ही रहती है। तो ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं? इशू करती हैं सिक्योरिटीज। तो अब ये क्या करते हैं, इनको हर बार अगर प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ा तो इमेजिन करके देखो इनके लिए सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। प्रोस्पेक्टस में कितनी सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो इनके लिए क्या बोला कि अगर आपको एक नंबर ऑफ इश्यूज लेके आने हैं इन अ डेफिनेट पीरियड, तो आप हमें बता दो कि कितनी सिक्योरिटीज और किस क्लास की सिक्योरिटीज आपको इशू करनी है, और एक बार हमें फाइल कर दो शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसका वैलिडिटी पीरियड कितना है? मैक्सिमम 1 ईयर। अब साल भर के अंदर आप जब भी उसी तरीके का इशू लेके आओगे, आपको बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं। अब
फर्स्ट इश्यू लेके आए, साथ में आपने क्या किया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपका फाइल हुआ, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इश्यू लेके आए, उसके साथ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जाता है तुम्हारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पेज 2 में। इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे फॉर्म कौन से आते हैं, PAS से स्टार्ट होंगे फॉर्म। पेज 2 में क्या जाएगा तुम्हारा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसमें क्या बताते हो आप बेटा कि फर्स्ट इश्यू और सेकंड इश्यू के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, वो बता दो बस। आपको बताना है कि कंपनी ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया है क्या, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस आए हैं क्या, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए। आप सिर्फ क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम या सब्सीक्वेंट ऑफर लेके आओगे उस एक साल के दौरान, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलोंग विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो आपने फाइल किया था, इट विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। जो आपके रूल प्रोस्पेक्टस में लगते हैं वो इन पे भी लगेंगे। जो लाइबिलिटी और मिस स्टेटमेंट की लाइबिलिटी किस पे लगती है, प्रोस्पेक्टस पे, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे भी लगेगी। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में वर्ड आया था, इट इंक्लूड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आया था कि नहीं आया था, बताओ मुझे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया है सेक्शन नंबर 31 पे, एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस है, काफी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा है देखो, प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट रिक्वायर टू बी री इशूड फॉर वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड के दौरान आप कई सारे इश्यूज लेके आ रहे हो, तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं होती। फॉर स्पेसिफाइड क्लास एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, आप पहले ही बता देते हो इस क्लास की सिक्योरिटीज, इतनी सिक्योरिटीज हम इतने पीरियड के दौरान जारी करेंगे। बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, पहली बार करोगे क्या, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बाद में क्या जाएगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आगे देखो, वैलिडिटी पीरियड कितना, 1 ईयर। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जाता है किसमें, पेज 2। आप जब भी सब्सीक्वेंट ऑफर लेके आओगे, फर्स्ट के साथ तो आपका क्या गया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब उसके बाद कभी भी ऑफर लाओगे, उसके 1 महीने पहले आपको क्या करना है, पेज 2 के अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। कंटेंट क्या आएंगे कि फर्स्ट इशू और सेकंड के बीच में जो भी चेंजेस आए हैं, कि क्या कंपनी ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आया है, या फिर अदर प्रिस्क्राइब्ड चेंजेस। इफेक्ट क्या होगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है अपन को, किसके पास फाइल करेंगे बेटा, ROC के पास, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या किया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। फर्स्ट इशू आया, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो गई, मार्केट में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होती है, उसके बाद में ये 1 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। ये वैलिडिटी पीरियड जो 1 ईयर का है, वो कब से है, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फर्स्ट इशू लेके आओगे ना, उसमें ऑफर ओपन होता है ना, तब से ये 1 साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगली बार आप इशू ला रहे हो, उससे 1 महीने पहले आपको क्या जारी करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर थर्ड इशू ला रहे हो, उससे 1 महीने पहले क्या फाइल कर दो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब बेटा सपोज करो कि आपको किसी मेंबर ने पहले से एडवांस मनी दे दिया, आप जो है ना, उसको कंपनी ने बोला कि हम इतने इशू लेके आएंगे, इस पीरियड के दौरान लेके आएंगे, और हमने क्या फाइल कर रखा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो इन्वेस्टर को काफी कॉन्फिडेंस है आपकी कंपनी पे, उसने बोला भाई आप इश्यूज तो लेके ही आओगे ना, हम एडवांस में पैसे दे रहे हैं आपको, जब आप सेकंड इशू लेके आओ ना तो हमें प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने एडवांस पैसा कंपनी को दे रखा है। अब हुआ क्या, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने फाइल किया। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अपन ने बताया कंपनी ने कौन से नए चार्जेस क्रिएट किए हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ये चेंज आ गया। अब उस बंदे को क्या लगता है कि अब मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, तो उसको ऑप्शन तो देंगे ना कि तू तेरा पैसा वापस ले ले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ मुझे। भाई फर्स्ट ऑफर और सेकंड के बीच में कुछ चेंजेस आए हैं, तो ही शुड बी गिवन एन ऑप्शन ना, कि एडवांस पैसा अगर वापस चाहे तो ले सकता है ना। वही लिखा है देखो, इफ अ पर्सन मेक्स अ एडवांस पेमेंट, किसी ने एडवांस पेमेंट दिया कंपनी को बिफोर चेंजेस ऑफ द मेमोरेंडम। अब ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आगे चेंजेस, ठीक है, कंपनी उसको इंटीमेट करेगी उस पर्सन को कि भाई ये चेंजेस है ना। अगर वो एग्री करता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो डिसएग्री करता है, उसको ये चेंजेस मंजूर नहीं है, क्या कर सकता है, पैसा वापस मांग सकता है, कंपनी को रिफंड करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज।
समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। दोबारा देखो अपन ने क्या पढ़ा इसमें। शेल्फ मतलब होता है इसकी कोई लाइफ है, और लाइफ कितनी है, मैक्सिमम 1 ईयर। एक कंपनी को बहुत सारे इश्यूज लाने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल ना करे, तो वो इस कॉन्सेप्ट को अपनाती है। इट्स इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगी वो, फर्स्ट टाइम तो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। नेक्स्ट इशू जब भी करेंगे तो अपन को क्या करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। वो किस में होता है, पेस 2 में फाइल होता है, पेस 2 में फाइल होता है। उसमें क्या बताओगे कि कंपनी ने कोई नए चार्जेस क्रिएट किए हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आया है तो वो आप बता दो, या जो भी प्रिस्क्राइब चेंजेस है वो बता दो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलोंग विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपका प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर मैक्सिमम, इससे कम हो सकता है, मैक्सिमम कितना, 1 ईयर, ठीक है। आपका 1 ईयर कब से काउंट होगा, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट अंडर द फर्स्ट ऑफर, तब से आपका ये 1 साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस बंदे ने आपकी कंपनी को एडवांस मनी दे रखा है उसको आप ऑप्शन देते हो, कंपनी इंटीमेट करती है ये चेंजेस हुए हैं, और अगर वो एग्री करता है तो बिल्कुल सही है, अगर एग्री नहीं करता है तो उसका पैसा रिफंड होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो इसको मैं करा देती हूँ एक बार आईसीआई से। शेल्फ प्रोस्पेक्टस अब्रिज्ड आएगा अभी, पहले शेल्फ ले लो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन नंबर भी आपको याद करना है, सेक्शन नंबर 31। We may consider a situation, issuer company issues debenture frequently and has to file a prospectus every time it issues a new series of debenture। तो इस केस में क्या कॉन्सेप्ट आएगी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। सोचो एक कंपनी को बार बार उसी तरीके की सिक्योरिटीज इश्यू करनी है, बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करे, ये तो गलत है ना। क्या लेके आए कॉन्सेप्ट, शेल्फ प्रोस्पेक्ट। लिटरली इट मींस अ प्रोस्पेक्टस फॉर अ गिवन शेल्फ लाइफ। इसकी एक शेल्फ लाइफ है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक ये वैलिड रहेगा, और वो वैलिडिटी पीरियड कितना है, मैक्सिमम 1 ईयर। Any number of issues could be made during the tenure of the shelf prospectus। जो उसका टाइम पीरियड है उसके दौरान आप जितने चाहो उतने इश्यूज ला सकते हो। The only caveat or restriction is that shelf prospectus should be supplemented by information memorandum containing the key update and the changes। नेक्स्ट टाइम जब भी इशू लाओगे साथ में क्या फाइल कर देना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कि ये चेंजेस हुए हैं कंपनी में, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या तो काफी तेज भाग जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस, ये यहां से याद करना है, लिख लेना, टू बी लर्न्ड, टू बी लर्न्ड, डेफिनेशन याद करनी है इसकी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज और class of securities included therein are issued for subscription, one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus, without the issue of further prospectus। सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो भी उसमें इंक्लूडेड है, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोला जाता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नो नीड टू फर्दर इशू द प्रोस्पेक्टस, एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस दोगे काम चल जाएगा। फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, क्या करना होता है इसके अंदर, देखो एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, जैसा भी सेबी बताए, इनको क्या करना पड़ता है, मे फाइल अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। स्पेसिफाइड कंपनीज के ऊपर ये है, और बेसिकली वो स्पेसिफाइड कंपनीज कौन सी, हमारी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनीज, जिनको लगातार फंडिंग की जरूरत होती है, और वो स्पेसिफाइड कंपनी कौन बताती है, सेबी। Of the first offer of securities included therein which shall indicate a period not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus। मैक्सिमम कितना पीरियड होगा इसका, वैलिडिटी का, 1 ईयर। विच शैल कमेंस, कब से शुरू होगा, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द प्रोस्पेक्टस, पहला जो ऑफर है उससे स्टार्ट हो जाएगा।
in respect of second या subsequent offer of such security issued during the period of validity of that prospectus. आपको उस केस में दोबारा प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना, आपको सिर्फ क्या देना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. साफ साफ लिख लिया, नो फर्दर प्रोस्पेक्टस. आगे बोला फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद शेल्फ prospectus. A company filing a shelf prospectus shall be required to file an information memorandum containing all important facts. क्या क्या चीजें, कोई भी नया चार्ज क्रिएट हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज हुआ है फर्स्ट ऑफर और सेकेंड ऑफर के बीच में, एंड सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. किसके पास फाइल करना है, रजिस्ट्रार, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. और प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, 1 मंथ. 1 मंथ, 1 मंथ पहले करना पड़ता है, प्रायर टू द इशू ऑफ सेकेंड ऑफर. नया ऑफर लाओ, उससे 1 महीने पहले इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है. ठीक है. अब देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी ना बेटा, कोई बंदा एडवांस देके बैठा है कंपनी को, इंफॉर्मेशन पढ़ करके, मेमोरेंडम पढ़ करके उसको लगता है कि मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना, पैसा वापस ले सकता है, देना पड़ेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में. तो वो आ रहा है अपना नेक्स्ट पॉइंट. It is provided that where a company or any other person has received application for allotment of securities along with advance payment of subscription before the making of any such change, information memorandum से पहले उसने एडवांस दे रखा है, the company or the other person shall intimate the changes. और उसके बाद अगर उसकी डिजायर है कि वो विड्रॉ करना चाहता है, कर सकता है. कंपनी को पैसा रिफंड करना है उसको कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर. ठीक है भाई, चेंजेस देख करके उसका डिसीजन बदल गया, अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, पैसा रिफंड करो कितने दिनों में, 15 डेज में. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन से फॉर्म में होगा, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. पैस 2 आरओसी के पास फाइल होता है अलॉन्ग विथ फीस. ये चीज आ गई, देखो मैंने आपको पहले ही बताई थी, कितने समय पहले फाइल करना है, 1 मंथ प्रायर. आ गया ना. सेकेंड इशू से कितने समय पहले इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल होगा, 1 महीने पहले. आ गई ये चीज. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलॉन्ग विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस. दोनों को मिला के क्या माना जाता है, प्रोस्पेक्टस. और वही रूल्स लगेंगे जैसे कि किस पर लगते हैं, प्रोस्पेक्टस. जैसे 34, 35 की पेनल्टी पढ़ेंगे अपन, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस पे लगती है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे भी लगेगी. क्लियर है क्या, बताओ. अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, कौन सा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ये बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है. एक कंपनी है बेटा, उसको कंफ्यूजन है. अब वो कंफ्यूजन क्या है कि भाई मेरी सिक्योरिटीज की मार्केट में क्या डिमांड होगी, लोग किस दाम पर मेरी सिक्योरिटी लेने को तैयार हो जाएंगे. अगर मैंने अपना प्राइस बहुत कम रख लिया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, वापस करता रहूंगा, क्या फायदा. अगर मैंने क्या किया, मैंने प्राइस बहुत ज्यादा रख लिया तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाना जरूरी है. सपोज करो 10,000 करोड़ रुपए हमने सोचा था हम फंड उठाएंगे मार्केट से, ठीक है, 8,000 करोड़ हमारे पास आया, 90% सब्सक्रिप्शन हमारा हो नहीं पा रहा था और हमें पूरा पैसा रिफंड करना पड़ गया, तो अब कंपनी को कितना दुख लगेगा. तो कंपनी आजकल क्या करती है, एक प्रोसेस का सहारा लेती है बेटा, जिसको क्या बोला जाता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस. अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में वो क्या करती है, वो डिसाइड करने की कोशिश करती है कि मेरी सिक्योरिटीज की मार्केट में क्या डिमांड है. एक प्रोस्पेक्टस जारी कर देगी जिसको बोला जाएगा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जैसा है, बस इसमें 2 चीजें मिसिंग है. कौन सी चीजें मिसिंग है, एक तो क्वांटम और एक प्राइस. क्वांटम और प्राइस, कि कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस पर हम जारी करेंगे सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटीज और किस प्राइस पे जारी करेंगे. मेरे माइंड में आ गया, कंपनी के माइंड में आ गया, मुझे 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक से फंडिंग लेनी है, 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक से फंडिंग लेनी है, पर मैं कितनी सिक्योरिटीज जारी करूं और कितने रुपए की करूं.
ये मुझे नहीं आइडिया लग रहा। मैंने क्या किया, मैंने प्राइस बैंड दे दिया, मैंने प्राइस बैंड दिया 100 से 150 तक। अब उसमें क्या है, बिड लगाएंगे लोग, किसी ने 100 में लगाई, किसी ने 110 में लगाई, किसी ने 120 में लगाई, किसी ने 150 में लगाई। समझ आ रही है बात? अब जो है कंपनी डिलाइज करेगी कि भाई हमारी सिक्योरिटीज की डिमांड कितनी है, लोग कितने रुपए में सिक्योरिटीज खरीदने को तैयार है। वो एक असेशन करेंगे कि कितने में हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अगर उनको लगता है 140 तक हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो वो क्या करेंगे फिर कि 140 का प्राइस फाइनल कर दिया। अब जब प्राइस फाइनल हो गया, अभी तो रेड हेयरिंग था बेटा, उसमें दो चीजें मिसिंग थी, क्वांटिटी और प्राइस। अब फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उसमें ये दोनों चीजें देंगे, क्या, क्वांटिटी और प्राइस। और अगर कोई वेरिएशन है, जैसे आपने आरएचपी में कुछ और लिखा है रेड हेयरिंग में, ठीक है, और फाइनल प्रोस्पेक्टस में कुछ और दे रहे हो, तो अगर कोई वेरिएशन है इट शुड बी हाईलाइटेड इन द रेड कलर। हाईलाइट करके बताओगे पब्लिक को। समझ आया कि नहीं आया? रेड इज द डेंजर कलर, अलर्ट, कंपनी लुभावने ऑफर दे सकती है। दो चीजें मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है प्रोस्पेक्टस। क्या नहीं आ रहा, क्वांटिटी और प्राइस। समझ आई बात कि नहीं आई? कंपनी बिडिंग लोगों से ले रही है कि आप किस प्राइस पर हमारी सिक्योरिटीज खरीदने को तैयार हो। समझ आई बात? अब देखो क्या लिखा है इसमें, प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड क्वांटम और प्राइस। किस क्वांटिटी पे कितने प्राइस में लोग खरीदने को तैयार है ये नहीं पता हमें, तो हमने क्वांटिटी और प्राइस की डिटेल नहीं डाली है। बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोसीजर क्या है, फाइल रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस किसके पास फाइल होगा, आरओसी के पास। एटलीस्ट आफ्टर काटो बेटा, इसे करो बिफोर, ये गलती है यहाँ पर, बिफोर वर्ड करो इसे। पब्लिक में जारी करो उससे 3 दिन पहले आरओसी के पास फाइल कर दो। पब्लिक में जारी करो उससे 3 दिन पहले किसके पास फाइल हो जाना चाहिए, आरओसी के पास। ठीक है, फाइल रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी एटलीस्ट बिफोर 3 days ओपनिंग ऑफ ऑफर एंड रिसीविंग द एप्लीकेशन। ठीक है, ऑफर हो गया हमारा क्लोज। अब फाइनल प्राइस पता चल गया, क्वांटिटी पता चल गई। अब क्या करेंगे, आफ्टर क्लोजर फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करना है किसके पास, आरओसी, लिस्टेड कंपनी तो सेबी। ठीक है, ये आरएचपी की सेम ऑब्लिगेशन है जैसी कि प्रोस्पेक्टस में होती हैं। 270 की डेफिनेशन में क्लियर कट इंक्लूड किया गया था रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को, सेम ऑब्लिगेशन। कोई वेरिएशन है हाईलाइट करके बताओ। फाइनल प्रोस्पेक्टस में क्या चीजें बताओगे, कितनी कैपिटल रेज कर रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस कितना रहेगा, और भी कोई डिटेल जो आपको लगता है कि बतानी चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ। आरएचपी की कॉन्सेप्ट आई है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। तो ऐसा ना हो कि भाई हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज भी हो जाए और पैसा पूरा रिफंड करना पड़े, तो उससे पहले क्या है, आरएचपी फाइल कर दो। समझ आ गई ना क्या चीज है? इसको भी मार्क करो इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 32। अभी जो आज पढ़ रहे हो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट वाला ऐसे ही था, बाकी शेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, रेड हेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है, डीम्ड भी इंपॉर्टेंट है, आएगा भी वो भी। अब इसी चीज को एक बार लेते हैं, आईसीआई से रेड हेयरिंग। सेक्शन नंबर आ रहा है आपका 32। 31 में क्या था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 32 में क्या है, आरएचपी, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। डेवलपमेंट टेकिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फाइनेंशियल मार्केट में काफी डेवलपमेंट होते रहते हैं, इनोवेटिव तरीके लेके आते हैं अपन, जिससे सबसे ज्यादा फेवरेबल मार्केट कंडीशन का फायदा उठाया जा सके और फंड रेज किए जा सके। टाइमिंग द इशू, किस टाइम इशू लाएंगे, एंड बुक बिल्डिंग ऑफ द इशू। आ गया ना, बुक बिल्डिंग प्रोसीजर कहते हैं इसको, जनरल भाषा में बुक बिल्डिंग प्रोसीजर बोलते हैं। और इससे कॉन्सेप्ट इमर्ज करके आएगी कौन सी सामने, आरएचपी, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, वेयर बाय प्राइस पर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। जब इशू क्लोज होगा उसके बाद हम बताएंगे कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर इशू कर रहे हैं। अभी सिर्फ क्या देंगे, प्राइस बैंड, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच क्या लगाओ, बिडिंग। ठीक है, सेक्शन 32 ये तुम्हारे समझने के लिए था अभी तक। अभी तुम्हें क्या करना है, डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी याद करोगे, लिख लो, टू बी लर्न, ये लर्न करनी है। एक्सप्रेशन आरएचपी का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स, किसके, क्वांटिटी और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन, बस। सेक्शन नंबर 32 ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट डिटेल नहीं है, किसकी,
क्वांटिटी की और प्राइस की, ठीक है। आरएचपी इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो बाद में आएगा ना, अभी तो आपने क्या इशू किया है, आरएचपी। अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर में इशू अ आरएचपी प्रायर टू इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। क्या करेंगे, इसको फाइल करना है आरओसी के पास कितने दिन पहले, एटलीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। पब्लिक में ऑफर दो उससे 3 दिन पहले किसके पास फाइल कर दो, आरओसी। ऑब्लिगेशन आरएचपी की वही होगी जैसी प्रोस्पेक्टस में होती है। कोई भी वेरिएशन है किसके बीच में, आरएचपी और फाइनल प्रोस्पेक्टस जो तुम्हारा बनेगा उसके बीच में, शुड बी हाईलाइटेड, शुड बी हाईलाइटेड। फाइलिंग किसके पास होगी बेटा, आरओसी के पास फाइल करना है और सेबी। अपॉन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर फाइनल प्रोस्पेक्टस हमारा जाएगा जिसमें हमें 3 चीजें बतानी है। टोटल कितनी कैपिटल हमने रेज की, चाहे डेप्ट की फॉर्म में हो चाहे शेयर कैपिटल की फॉर्म में हो। क्लोजिंग प्राइस कितना रहा हमारा, भाई प्राइस बैंड था ना, तो अब प्राइस डिसाइड हो गया ना, तो क्लोजिंग प्राइस बता देंगे। और जो भी अदर डिटेल्स स्पेसिफाई की जाए आपको लगे, एंड एनी अदर डिटेल विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द आरएचपी। यूजुअली यही 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, क्वांटिटी और प्राइस। 2 के बारे में वहां पे बताया हुआ नहीं होता। क्लियर है क्या, आरएचपी छोटा सा था, सेक्शन कंप्लीट 32। अब देखो आ रहा है तुम्हारा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, बता चुकी हूँ ना ये तो, एक बार यहां से भी ले लो। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या कहता है हमारा, देखो लिखना, टू बी लर्न, जो एप्लीकेशन लर्न करनी है ना, डेफिनेशन वो देख लो। और लॉ की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, तो इनके आगे साफ लिखवा रही हूँ, ये लर्न करना है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन बताएगा, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। इनफैक्ट ये है क्या, इट इज समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। एक लाइन और ऐड करके आना, क्या, एवरी एप्लीकेशन फॉर्म which is issued by the company should be accompanied by abridged prospectus। हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ होना चाहिए, abridged prospectus, जिससे इन्वेस्टर उसको पढ़ करके डिसाइड कर सके। पूरा प्रोस्पेक्टस तो वो नहीं पढ़ेगा आपका, कम से कम सेलिएंट फीचर्स तो पढ़ ले, शॉर्ट समरी तो दो ना उसको। वही है, चैप्टर के एंड में बेटा समरी नहीं होती क्या, तब प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो क्या करो उसकी समरी लगा दो, उसी को क्या बोलते हैं, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। क्या चीज, कौन सी, एप्लीकेशन फॉर्म वाली। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद अब्रिज्ड prospectus so that investor, so that the investor can take decision, so that the investor can take decision whether he should invest in company or not, whether he should invest in company or not। भाई इससे पता चल जाएगा ना उसको कि मुझे पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना बेटा, इन्वेस्टर इसको पढ़ता ही नहीं है, सही बात बताऊं आपको तो। डिसीजन इस चीज का लेगा कि इसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। समरी है ना, मेन प्रोस्पेक्टस के मेन पॉइंट्स आपने उसमें डाल दिए। अब्रीज तो हर एप्लीकेशन के साथ लगेगा, अब की तो बात ये करता ही नहीं है ना, ये तो हमें पुराने रूल्स बताता है। आजकल तो आपको सारी चीजें ही क्या होती है, वहां पे ही मिल जाता है, शो हो जाता है डिपॉजिटरी वगैरह की साइट्स पे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आता है पूरा, आप असबा के थ्रू एप्लीकेशन लगाते हो, अब आप ऐसी लगती नहीं है जैसे पुराने समय में लगती थी। हाँ, और आजकल इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी ये नहीं होता बेटा,
आजकल आप क्या करते हो, आप सीएनबी एक्सपर्ट की राय सुन लेते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन सुन लेते हो कि पब्लिक में क्या चल रहा है, अभी इसका क्या सिनेरियो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करते हो। कोई भी है ना इसको पढ़ता नहीं है कि इतना बल्कि डॉक्यूमेंट पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। तो पहले ही इन्होंने ये रूल बनाया था, जब फिजिकल आते थे ना फॉर्म्स, हम लोगों ने तो बहुत देखे ये वाली चीजें, आपका तो अभी आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आता था, एक ऐसे परफोरेटेड लाइन आती थी, फॉर्म आ रहा है ना, उसके साथ वो शॉर्ट में प्रोस्पेक्टस जुड़ा हुआ होता था, उसको क्या बोलते थे, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस शो करनी पड़ती थी, जिससे जो बंदा इन्वेस्ट करना ना वो इन्फॉर्म हो जाए कि कंपनी की रियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए वो होता था अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, कि पूरा तो नहीं पड़ेगा, कम से कम समरी तो दो साथ में। आगे क्या आ रहा है तुम्हारा, एक कॉन्सेप्ट आएगा सेक्शन 25 का, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या चीज है वो सुनो एक बार। अपन को पता है बेटा कि प्रोस्पेक्टस अगर हमें फाइल करना है, इशू को मैनेज करना है, तो ये कोई आसान काम तो है नहीं। एक कंपनी है 10,000 करोड़ का फंड उठाना चाहती है मार्केट से, ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना है उसे मैनेज करना। तो कई बार तो कंपनीज खुद करती हैं, कई बार क्या करती हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लेती है, अंडर राइटर्स की हेल्प लेती है, इशू हाउसेस की हेल्प लेती है। क्या करती है, उनसे कहती है कि भाई हम तो आपको अलॉट कर देंगे, आप ये इशू किसके पास लेके जाओ, पब्लिक के पास लेके जाओ। उन अंडर राइटर्स या इशू हाउस को जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, फिर वो अंडर राइटर या इशू हाउस क्या होते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं उसके लिए बेचने के लिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट वो लोग जारी करते हैं ना, कौन, इशू हाउस या अंडर राइटर, किसको, पब्लिक को, उसको भी क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या कॉन्सेप्ट कैसे बनाई वो सुनो, उसके पीछे काफी इंटरेस्ट था इनका। एक कंपनी रेगुलेशन से बचना चाहती है कि भाई हम प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे, हमें सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी है, इतने सारे लॉज और रूल्स को फॉलो करना है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। क्या काम करते हैं हम, तो अपनी सिक्योरिटीज उठा के किसको ट्रांसफर कर देते हैं, अंडर राइटर्स को, इशू हाउस को, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, ये सारे ये काम करते हैं इशू हाउस की तरह, तो हम तो इनको दे देते हैं। ठीक है, तो हम पर प्रोस्पेक्टस के रूल नहीं लगेंगे, इस तरीके से बचने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इशू हाउस क्या करेगा, फर्दर लेके जाएगा वो पब्लिक में ऑफर, किसके भी आप पर, उस कंपनी के भी आप पर। इशू हाउस कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, इशू हाउस कैन बी अ कंपनी और फर्म। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेन हमारी कंपनी समझ है ए लिमिटेड, ठीक है, इशू हाउस हमारी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर दी या एग्री टू अलॉट कर दी, किसको, बी लिमिटेड को, और क्या कहा, तुम जाके ये इशू लाओ किसमें, पब्लिक में। अब ये जो बी लिमिटेड जो डॉक्यूमेंट पब्लिक में जारी करेगी, उसको भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। कंपनी बच नहीं सकती ये कह करके कि हमने थोड़ा ना अलॉट किया है, हमने तो किसने किया है, इशू हाउस ने, ऐसे नहीं कह के बच सकते अपन, इसको भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। माना कि इशू पब्लिक में ला रही है बी कंपनी, पर सिक्योरिटीज तो ए कंपनी की है ना, दोनों ही जिम्मेदार मानी जाएंगी, इशू हाउस भी जिम्मेदार है, अंडर राइटर भी जिम्मेदार है, और मेन कंपनी तो जिम्मेदार है ही है। जो अपनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगी 34, 35 में आगे जाके पढ़ेंगे, वो इन दोनों पे लगेगी, इशू हाउस पे भी लगेगी और मेन कंपनी पर भी लगेगी। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। अब इसमें होता क्या है, इशू हाउस को आपने सिक्योरिटीज दी, अब वो जाएगी किसमें, पब्लिक में। अब हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे अगर दो चीजें पूरी हो जाए। क्या, पहला, कंपनी ने सिक्योरिटीज दी बी कंपनी को, इशू हाउस को, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर बी कंपनी ने उसे पब्लिक में इशू कर दिया, मतलब विद इन 6 मंथ्स पब्लिक इशू हो जाना चाहिए, कितने में, 6 महीने के भीतर भीतर। और दूसरी कंडीशन क्या है, होल ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। अंडर राइटर्स पूरा पैसा नहीं देते, क्या बोलते हैं, अगर बिक जाएंगे तो आपको दे देंगे, और अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो हम खरीद लेंगे, अभी तो हम कुछ पैसा ही देंगे, या हम कुछ नहीं दे रहे, जब आएंगे तभी देंगे। होल कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो क्या माना जाएगा कि कंपनी ने क्या किया है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जारी किया है। समझ आया बात की नहीं आया बताओ। इशू हाउस के थ्रू वो अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक में बिकवा रही है। साइनिंग के प्रोविजन में भी हम पढ़ेंगे कि इशू हाउस हमारे कंपनी भी हो सकता है और फर्म भी। अगर कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर उस पर साइन करेंगे, और अगर फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स साइन करेंगे। इशू हाउस कैन बी कंपनी और फर्म। इशू हाउस को ही ले वर्ड यूज कर रही हूं मैं, अंडर राइटर्स,
दोनों चीजें सेम है। एग्जाम्पल बात करूं तो HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, ऑल दीज आर इशू हाउसेस। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है। एक कंपनी है बेटा, अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद द व्यू टू गेट इट्स ऑफर टू द पब्लिक। इरादा क्या है, पब्लिक के पास इशू लेके जाना है। किसको दिया है, अलॉटी या इशू हाउस को। अब वो क्या करेंगे, ऑफर टू पब्लिक फॉर सेल लेटर थ्रू ऑफर। ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो इशू हाउस पब्लिक में जा रहे हैं, उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। भाई आप खुद नहीं गए तो क्या हुआ, दूसरा बंदा अब आपके भी आप पे वही काम तो कर रहा है जो आप करते, उसे भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर एक चीज और दी है, अगर कंपनी का व्यू क्लियर नहीं है, अगर कंपनी का व्यू क्लियर नहीं है कि भाई इशू हाउस पब्लिक में लेके आएगा, तो आप क्या रूल लगाओगे, देखो व्यू तो क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने इशू हाउस को दिए, उसके 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को ऑफर हो गया, और पूरी की पूरी कंसिडरेशन अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुई है। इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट अलॉटमेंट वाज मेड विद द व्यू टू ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। इसे मान लिया जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर सेक्शन 26 के कंटेंट तो आएंगे ही आएंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट विच आर स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, याद आ रहा है, वो तो आएंगी आएंगी। उसके अलावा दो चीजें और बताओगे, क्या क्या कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है। भाई इशू हाउस फ्री में काम थोड़ी ना करेगा, कुछ कमीशन तो उसका भी होगा ना, तो आपको नेट कंसिडरेशन कितनी मिली वो बताओ। दूसरा, आपका अंडर राइटर या इशू हाउस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जिसके अंदर आपने उसे ऑथराइज किया होगा कि आप मार्केट में जाकर इशू लेके आओ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस समय पर और किस जगह पर इंस्पेक्ट किया जा सकता है ये बताओ। द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने किसके साथ किया है, इशू हाउस के साथ किया है। ठीक है, जो रूल नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में लगते हैं वही डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी लगेंगे। इसकी साइनिंग कौन करेगा, अगर इशू हाउस हमारा अंडर राइटर हमारे कौन है, कंपनी, तो 2 डायरेक्टर, और फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स। क्लियर है क्या व्यू, दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला। मैंने बोला एक कंपनी है, वो मार्केट में खुद इशू लेके नहीं आ रही, किसके थ्रू लेके आ रही है, इशू हाउस या अलॉटी के माध्यम से, अंडर राइटर्स के माध्यम से। अब वो क्या करती है, वो अलॉट करती है या एग्री टू अलॉट इट सिक्योरिटीज टू द इशू हाउस, ठीक है, और द अंडर राइटर विद द व्यू टू ऑफर देम टू द पब्लिक। अब वो इशू हाउस या अंडर राइटर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करेंगे उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उस पे भी वही रूल्स लगेंगे जो किस पे लगते हैं बेटा, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पर लगते हैं। नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के सेक्शन 26 के कंटेंट यहाँ भी होने चाहिए। दो चीजें एडिशनल, क्या, एक तो बताओगे नेट तो आपको कितनी कंसिडरेशन मिली, क्योंकि उसका इशू हाउस का कमीशन होगा उसमें। ठीक है, दूसरा वो टाइम और प्लेस जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को इंस्पेक्ट किया जा सकता है जो आपने इशू हाउस के साथ किया है। ठीक है, एक चीज, अगर कंपनी का व्यू क्लियर नहीं है तो कब मानेंगे कि भाई ये ऑफर फॉर सेल किया गया है, दो सिचुएशन, पहला 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक ऑफर आ गया है इशू हाउस के द्वारा, प्लस पूरी कंसिडरेशन इशू हाउस ने कंपनी को नहीं दी है। वो क्या कहते हैं, जब मार्केट में लोग खरीदेंगे तब दे देंगे, और अगर नहीं खरीदा तो हम दे देंगे बाद में, अभी नहीं, अभी एक साथ पूरा नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। ये सेक्शन 25 है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इशू हाउस के थ्रू जा रहा है। इसको देखो बेटा एक बार, document containing offer for securities, offer of securities for sale may be deemed as deemed prospectus. Section number 25. A document by which offer of securities for sale to public is made, उसे भी prospectus माना जाएगा. Document which are deemed to be a prospectus. क्या चीज लिखी हुई है इस पॉइंट में, देखो एक बार. पॉइंट नंबर 1 कवर करेंगे अभी. किसको माना जाएगा, वेयर अ कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी विद द व्यू टू all or any of these security being offered for sale to the public. Any document, कोई भी document by which offer for sale to the public is made,
shall be deemed as prospectus issued by that company. उस पे वही लाइबिलिटी लगेगी मिस स्टेटमेंट ओमिशन की जैसे कि नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगती है, and have the same effect as they have been offered to the public for subscription. कहना यही चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ऑफर फॉर सेल पब्लिक को दिया गया है उसे भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. Securities offer for sale to the public for the purpose of Companies Act 2013 it shall unless be contrary is proved be evidence that ये एविडेंस माना जाएगा कि अलॉटमेंट किया गया है विद अ व्यू टू ऑफर दी सिक्योरिटीज फॉर सेल टू द पब्लिक. अगर ऑफर किया गया है कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉटमेंट. इशू हाउस को दिए उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, पब्लिक में ऑफर आ जाना चाहिए. नेक्स्ट क्या बोला इसके अंदर, और जब ये ऑफर दिया गया था उस समय होल ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, देखो सेक्शन 26 के कंटेंट तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा आपको ये और देने पड़ेंगे. कौन कौन से, एक तो आप बताओगे कि कितनी टोटल कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है क्योंकि इशू हाउस अपना कमीशन काटेगा बेटा, प्लस वो टाइम और प्लेस जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को इंस्पेक्ट किया जा सकता है. ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट लेकर आया है इशू हाउस पब्लिक के बीच में, उसमें जो लोगों का नाम आ रहा है उन्हें डायरेक्टर्स माना जाएगा. बी कंपनी ऑफर लेकर के आई पब्लिक के बीच में ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी, तो उसने उस प्रोस्पेक्टस में जिन जिन बंदों का नाम एज अ डायरेक्टर शो किया है उन्हें भी डायरेक्टर माना जाएगा. साइनिंग की बात करते हैं, साइनिंग कौन करेगा, देखो साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ कंपनी और अ फर्म. अगर कंपनी है इशू हाउस हमारा तो कितने लोग करेंगे भाई, 2 डायरेक्टर्स, और अगर फर्म है तो नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द पार्टनर्स, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द पार्टनर्स. ये एक चार्ट बेटा इन्होंने जरूर बनाया है लेकिन इससे सही तरीके से आप पढ़ चुके हो वहां पे चार्ट में. हैज द अलॉटी सोल्ड द शेयर्स टू द पब्लिक विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट. इफ योर आंसर इज यस इट विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस. ठीक है, इफ योर आंसर इज नो देयर इज नो प्रोस्पेक्टस. हैज द अलॉटी पेड फुल कंसिडरेशन टू द कंपनी, नो, देन इट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज इट इज नो प्रोस्पेक्टस. समझ आई चीज की नहीं आई बताओ. तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है, तो मैंने बता दिया तुम्हें कैसे दिया इन्होंने. अच्छी तरह से समझ में आ गई चीज की नहीं आई बताओ. खुद डायरेक्टली नहीं जाके किसके माध्यम से जा रही है, इशू हाउस के थ्रू जा रही है, वो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिए. कर लोगे यहाँ तक बताओ मुझे, तो आज यहाँ तक का मैटर करो. इसके अंदर बेटा दोनों ही चीजें हैं. 6 months के अंदर अंदर आपको पब्लिक ऑफर देना ही होता है, ठीक है, और फिर पूरी कंसिडरेशन आपके पास आनी नहीं चाहिए, दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए. पूरी कंसिडरेशन आ गई मतलब तो सेल हो गई ना, अब तो आपको आगे मतलब ही नहीं है इसलिए. और 6 महीने, हाँ पार्ट कंसिडरेशन आई है. कई बार आप इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे ना, एंड का मतलब और निकलता है और का मतलब एंड निकलता है. एक एक्ट आएगा भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. हाँ प्रैक्टिकली देखो तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए, लिखा हुआ जरूर और मिलेगा आपको. चलो आज यहां तक का लेते हैं. कोई क्वेरी है किसी की तो बेटा पूछ सकते हो. अनुष्का, अर्णव, भावना, दिव्यांशु, एनीवन? नहीं, तो चलो बेटा फिर वाइंड अप करते हैं अपन आज, है ना.